अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तक दुनिया में जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं उन सब की बुनियाद किसी अकीदे पे थी या किसी ज़रूरत के बायस। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कशमकश है, क्या इसकी जो बुनियाद है वो ज़रूरत है या अकीदा है? इसको समझने के लिए हमें तारीख़ में जाना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में थे तो अल्लाह पाक ने उन्हें हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचे वो इराक़ से हिजरत करके कैनन पहुँचे, जिसे आज फ़लस्तीन या इसराइल कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे जिनका नाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। वक्त गुजरने के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आजमाइश में डाला और उनसे कहा कि अपनी वो सबसे जो बिलव्ड चीज़ है उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उनको सबसे जो उनकी बिलव्ड चीज़ है वो उनका बेटे हैं, इसलिए उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला किया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर घर से निकले और 3 दिन तक सफ़र करते रहे और बाद में माउंट मोरिया पहुँचे। कहा जाता है कि ये पहाड़ जो है वो इसराइल में मौजूद है। जब उनकी कुर्बानी का वक्त आया तो अल्लाह पाक के हुक्म से उनकी जगह एक दुम्बा आ गया और उसे ज़िबा कर दिया गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया। जब वो अपनी आजमाइश में पूरे उतरे तो अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी कि आपके दोनों बेटे यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इन फ्यूचर जो है वो ग्रेट नेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। दोस्तों, चूँकि जूइश जो हैं वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मोतबर समझते हैं, इसलिए उनका ये मानना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेकर गए थे। दोस्तों, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है, यानी अल्लाह का बंदा। इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ इसराइल जिसका मतलब अल्लाह का बंदा है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। ये 12 बेटे कैनन में आबाद हुए, जिनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी थे और उन 12 बेटों में से एक बेटे का नाम जोदा था। जोदा यानी यहूदा। उनकी औलाद में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो नबी थे। कहा जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम 12 कबीलों को यूनिफाई किया और वो बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में टेंपल माउंट की तमीर शुरू की, मगर उस वक्त चूँकि जंग व जदल बहुत ज़्यादा था इसलिए वो उसको मुकम्मल ना कर सके। उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बेटे नबी बने और उन्होंने टेंपल माउंट को कम्प्लीट किया। उन्होंने न सिर्फ कैनन पर हुकूमत की बल्कि पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हुई। टेंपल माउंट जब कंप्लीट हो गया तो उसके कुछ अर्सा बाद यहाँ पे बेबीलोनियंस आए और उन्होंने इस टेंपल माउंट को तबाह कर दिया। उसके बाद पर्शियन दोबारा आए और पर्शियन ने इस टेंपल माउंट को दोबारा तमीर किया, जिसके बाद इसे सेकंड टेंपल माउंट का नाम दिया गया। मगर उसके बाद दोबारा रोमन आए और उन्होंने इसे फिर तबाह कर दिया और उसकी तकरीबन एक वाल बच गई, जिसे आज वेस्टर्न वाल कहा जाता है। इन हमलों के दौरान रोमन्स और बेबीलोनियंस अपने साथ जो काम के लोग थे अपने साथ उन्हें लेकर चले जाते थे। बाद में जोदा जो ट्राइब था उसमें फेमिन आ गया और वहाँ पे और ज़्यादा तबाही मच गई। रोमन्स और बेबीलोनियन जब अपने साथ बहुत ज़्यादा यहाँ से लोग लेकर चले गए तो बाद में जो यहाँ पे ट्राइब्स बचे थे उन्हीं में से बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज्यूइश की जो कोर टीचिंग थी उससे हट कर अपनी नई टीचिंग स्टार्ट की। आहिस्ता आहिस्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा पॉपुलर होते चले गए। ज्यूइश को ये बात पसंद आई, इसलिए उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कंस्पायरेसी स्टार्ट कर दी। बाद में उन्हें मसलूब कर दिया गया, मगर अल्लाह के हुक्म से उन्हें इस्माइल पर ज़िंदा उठा लिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब रोम में नए बादशाह बनते हैं कॉन्स्टेंटाइन, जब वो हल्फ उठाते हैं तो उसके बाद उन्हें क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो क्रिश्चियन हो जाते हैं। उनके देखा देखी पूरे रोम में क्रिश्चियनिटी फैल जाती है, मगर साथ ही जो ज्यूइश के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत है वो भी फैल जाती है, क्योंकि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया था। इसलिए जो ज्यूइश यहाँ पे थे उनके ख़िलाफ़ भी ज़मीन तंग होने लग जाती है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का में आके छोड़ा। उस वक्त मक्का का नाम बक्का था। उस वक्त ये बिल्कुल वीरान जगह थी। यहाँ पे आके उन्हें छोड़ दिया गया उनकी वाइफ हैगर यानी हज़रत हाजरा के साथ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब का पेट्रियार्क बोला जाता है। दोस्तों, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यहाँ पर आकर आबाद हुए और वक्त गुजरने के साथ सबसे आखिरी नबी ज़मान यहाँ पे मक्का में पैदा हुए। जिस तरह यहूदा की औलाद में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम 12 कबाइल को यूनिफाई किया, इसी तरह हज़रत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अरब के तमाम कबाइल को यूनिफाई किया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का मैसेज मिला और जब वो हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए तो उसके तकरीबन 17 या 18 महीने बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से इन्विटेशन मौसूल हुआ कि उन्हें जन्नत और दोज़ख दिखाई जाएंगे। इसलिए हज़रत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल मदीना से लेकर फ़लस्तीन पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद वो डोम ऑफ राक पर चढ़कर बुराक पर सवार हुए और उन्हें आसमान पर ले जाया गया।
اہم واقعہ 27 رجب کو پیش آیا جسے مسلمان شب معراج کی رات بولتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے ہاں مکہ اور مدینہ کے بعد جو سب سے ہولیسٹ پلیس ہے وہ مسجد اقصیٰ یعنی یروشلم ہے، جسے مسلمان قبلہ اول بھی بولتے ہیں، جہاں پہ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور ڈوم آف راک پہ چڑھ کر وہ آسمان کی طرف گئے۔ دوستو یہ تھی 3 مذاہب کی تشریح، یعنی مسلم، جیوش اور کرسچین۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تینوں مذاہب ایک دوسرے کے مخالف کیوں ہیں جبکہ سب کا تعلق ابراہم ریلیجن سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جیوش کی۔ جیوش کا ماننا ہے کہ یہ ان کی پرومس لینڈ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے عراق سے ہجرت کر کے کینن میں آئے اور یہاں پہ آ کر آباد ہوئے، اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل ماؤنٹ بنایا جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی جیوش کا یہ بھی ماننا ہے کہ ٹیمپل ماؤنٹ میں جو تابوت سکینہ ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اب چونکہ وہاں پہ ٹیمپل ماؤنٹ تو موجود نہیں، اس لیے وہاں پہ جو ویسٹرن وال ہے اسے ہی جیوش جو ہے مقدس سمجھتے ہیں، جبکہ جو کرسچن ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مصلوب کیا گیا تھا اس میں جیوش کا سارا کردار ہے۔ جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا آج وہاں پہ چرچ آف ہولی سپیلکر ہے، اس لیے جو کرسچن ہیں وہ یروشلم کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اگر مسلم کی بات کی جائے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے زیادہ کنسپائریسی جیوش کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ مسلمانوں کو کہ آپ نے یہودی اور نصارہ پر یقین نہیں کرنا، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے تینوں مذاہب کے درمیان یہ چکلش چلتی رہتی ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں زائنزم موومنٹ کے بارے میں۔ یہ موومنٹ 19ویں صدی میں چلی تھی اور تقریباً 100 سال یہ موومنٹ چلتی رہی۔ اس موومنٹ کے بانی تھے تھیوڈر ہرزل۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہودی پوری دنیا میں اس وقت تک اپنی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک ان کا اپنا سیپریٹ ہوم لینڈ موجود نہیں ہوگا۔ دوستو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایرا تھا وہ فرسٹ ورلڈ وار کا تھا، یعنی 1914 سے 1918 تک۔ فرسٹ ورلڈ وار میں ایک سائڈ پہ یو کے، فرانس اور رشیا تھے، جبکہ دوسری سائڈ پہ اوٹومان امپائر، جرمنی اور اٹلی تھے۔ یو کے اور فرانس کو یہ لگتا تھا کہ وہ جنگ جیت جائیں گے، اس لیے انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا، ایک سائکس پائکٹ ایگریمنٹ کیا کہ وہ اوٹومان امپائر کو کس طرح ڈیوائیڈ کریں گے۔ یعنی برطانیہ نے یہ کہا کہ فلسطین اور عراق کو وہ رکھ لے گا، باقی حصے فرانس کے حصے میں آ جائیں گے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران یعنی 1917 کو بیلفورٹ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے یو کے اور جیوش کے درمیان۔ یو کے فارن سیکرٹری بیلفر، جیمز بیلفر، انہوں نے ایک خط لکھا بیرن روتھشائلڈ کو، جو کہ ویلدی جیوش لیڈر تھے یو کے میں۔ بیلفر نے بیرن سے یہ پرومس کیا کہ ان کے لیے ایک سیپریٹ جو ہوم لینڈ ہے جیوش کی وہ پیلسٹائن میں اسٹیبلش کریں گے۔ جیوش تو پہلے ہی زائنزم موومنٹ چلا رہے تھے، انہوں نے تو اس بات کا خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی جو سیپریٹ ہوم لینڈ ہے وہ پیلسٹین میں اسٹیبلش ہوگی۔ بیلفر کو یہ چاہیے تھا کہ جو سینٹرل پاورز ہیں جیوش ان کو سپورٹ کریں، اور جنگ کے بعد ان کو جو سیپریٹ ان کی ہوم لینڈ ہے وہاں پہ اسٹیبلش کر دی جائے گی اور انہیں یہاں سے مائگریٹ کر کے پیلسٹین پہنچا دیا جائے گا۔ دوستو جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد لیگ آف نیشن بنتی ہے۔ اس لیگ آف نیشن میں جرمنی کو سپریس کیا جاتا ہے اور اس پہ ہیوی فائن کیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سینٹرل پاورز کے خلاف نہ اٹھ سکے۔ تو اسی دوران 1933 کے بعد ہٹلر کا رائز ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو یو کے ہے انہوں نے پوری دنیا سے جو جیوش ہیں ان کو اٹھا کے فلسطین بھیجنا شروع کیا اور ان کو سٹیج وائز بھیجنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو ویلدی جیوش تھے ان کو بھیجنا شروع کیا، انہوں نے فلسطین میں جا کر زمینیں خریدنا شروع کر دی تھیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہاں پہ سیپریٹ ہوم لینڈ نہیں بنا رہے بلکہ وہ یہاں پہ آ کے تھوڑی تھوڑی آبادی میں آباد ہونا چاہ رہے ہیں۔ ادھر جب لیگ آف نیشن نے جرمنی پر ہیوی جو فائن امپوز کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ جو کما رہے ہیں، جو آپ کی سورس آف انکم ہے، اس سے آپ جو اپنا جرمانہ وہ ادا کریں گے سینٹرل پاورز کو۔ ساتھ ہی ہٹلر کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جرمنی جو بیکورڈ جا رہا ہے وہ جیوش کی وجہ سے جا رہا ہے، اس لیے ہٹلر نے میسکر سٹارٹ کیا جیوش کے خلاف۔ ان کو کمپاؤنڈ میں بند کر کے زہریلی گیس چھوڑی گئی، ان کو گولیاں ماری گئیں اور ان کو جرمنی سے باہر نکالا گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے جیوش کو پوری دنیا کی سمپتھی حاصل ہوئی۔ ساتھ ہی امریکہ نے بھی یو کے پر یہ زور دیا کہ وہ یہاں سے یہودیوں کو نکال کر فلسطین میں جا کر آباد کرنا ہے۔ ادھر فلسطین کے شہریوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اسرائیل یہاں پہ جو جیوش آ رہے ہیں وہ اپنے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے دونوں کے درمیان کنفلکٹ بڑھتے چلے گئے۔ ادھر لیگ آف نیشن نے یو کے اور فرانس میں یہ زور دیا کہ آپ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں، اس لیے یو کے اور فرانس نے ایک کمیشن سیٹ کیا جس کو پیل کمیشن کہا جاتا ہے۔ پیل کمیشن میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا فلسطین کے جو عرب سراؤنڈنگ ایریاز ہیں یعنی ایجپٹ،
जॉर्डन और सीरिया वगैरह, उनके जो बॉर्डर हैं वहाँ पे फ़लस्तीनी जो अरब एथनिक है उनके साथ मिला दिया जाए। यानी गज़ा स्ट्रिप जो इजिप्ट के साथ लगती है और जॉर्डन के साथ जो वेस्ट बैंक है उसको, और इसके दरमियान एक इसराइल की जो स्टेट है उसे इस्टेब्लिश किया जाए, जबकि यरूशलेम को इंटरनेशनल जो है जोन वो डिक्लेयर किया जाए। दोस्तों, इस फैसले के बाद चूँकि सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हो गई थी, यूनाइटेड नेशन ने पील कमीशन को देखते हुए ये फैसला किया कि इसराइल को अब बनना ही होगा। चुनांचे 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम अमल में लाया गया। ये बात अरब ममालिक को बिल्कुल पसंद आई, इसलिए अरब ममालिक यानी जॉर्डन, इराक, इजिप्ट, इन्होंने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि अगर ये जंग ना होती तो इसराइल इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश न होता जितना आज है। इसलिए पहली जंग ने ही जो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान लड़ी गई, उसने इसराइल को इस्टेब्लिश करने का एक सुनहरी मौका दिया। इसराइल जिसको बैक था अमेरिका का, यूके और फ्रांस का, इसलिए इसराइल ने इन ममालिक को एकदम ही हरा दिया। इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान जो पहली जंग लड़ी गई थी उसमें तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनियों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, और उस पर सितम यह था कि जो अरब ममालिक फ़लस्तीन की मदद कर रहे थे उन्होंने ही इन मुहाजिरीन के लिए अपने जो बॉर्डर हैं वो बंद कर दिए थे। 1948 की वार अरब ममालिक हार चुके थे, उसके बाद कुछ खामोशी रही, लेकिन अरबों के दरमियान जो गुस्से की लहर थी वो बाकी थी। इसलिए 1956 में एक और अहम वाक़या हुआ जिसे स्वेज कनाल क्राइसिस कहा जाता है। स्वेज कनाल यूरोप और एशिया को मिलाने का जो वाहिद रास्ता था वो इजिप्ट से होकर गुजरता था। इस कैनाल को यूके और फ्रांस ने बनाया था, इसलिए जो उसकी सारी आमदनी थी वो यूके और फ्रांस को जाती थी। मगर 1956 में नासिर जो इजिप्ट के सदर थे उन्होंने इस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, यानी उस पर अपनी मलकियत जाहिर कर दी, और यूके और फ्रांस को कहा कि चलो भाई तुम अब यहाँ से निकल जाओ। इसको देखते हुए फ्रांस और यूके बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने इसराइल को कहा कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हारी बारी है हमारे लिए कुछ करने की। इसलिए इसराइल ने कहा ठीक है मैं हाजिर हूँ। इसराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया, मगर इस दौरान यूनाइटेड नेशन बीच में आ जाता है और यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को और यूके फ्रांस को कहा कि अपनी फोर्सेस जो हैं वो विड्रा कर दें। यूनाइटेड नेशन की मीडिएशन के बाद इसराइल, यूके और फ्रांस ने अपनी फोर्सेस वहां से निकाल दी। स्वेज कनाल क्राइसिस के बाद नासिर पूरे अरब में हीरो के तौर पर उभरे, क्योंकि नासिर ने यूके और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। नासिर को अब ऐसा महसूस हुआ कि इसराइल पर फिर हमला करना चाहिए। नासिर के इस प्लान में उर्दन, इराक और शाम भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद होती है 6 डे वार, मगर अब ये ममालिक प्लानिंग ही कर रहे होते हैं कि इसराइल इन ममालिक पर हमला कर देता है और शाम की तकरीबन 90% जो एयर फोर्स है उसको तबाह कर देता है। साथ ही इसराइल सिनाई पेनिनसुला और गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लेता है। मगर उसके बाद होता है कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड अकॉर्ड में नासिर ने इसराइल और फ़लस्तीन दोनों को स्टेट मान लिया, और साथ इस बात को भी मान लिया गया कि इसराइल को स्वेज कैनाल से कभी भी नहीं रोका जाएगा। दोस्तों, अरब ममालिक अब 2 जंगें हार चुके थे। उसके बाद राइज होता है PLO का, यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में। फ़लस्तीनी को ये बात अब समझ आ चुकी थी कि अरब ममालिक उनकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए अब फ़लस्तीन की अवाम अंदर से उठ के ही पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। 1969 में यासिर अराफात जो कि प्रोमिनेंट लीडर बनते हैं, उन्होंने गुरिल्ला वार स्टार्ट की। सबसे पहले उन्होंने जॉर्डन से हमले किए, मगर इसराइल ने जब ये देखा कि जॉर्डन से हमले हो रहे हैं, इसलिए इसराइल ने जॉर्डन पर भी हमला कर दिया। जॉर्डन चूँकि पहले ही जंग से थका हुआ था, इसलिए जॉर्डन ने यासिर अराफात को जॉर्डन से निकाल दिया। उसके बाद यासिर अराफात लबनान पहुंचे और वहां से गुरिल्ला अटैक्स इसराइल पर किए, मगर इसराइल ने बेरूत पर भी हमला स्टार्ट कर दिए। 1988 में सबसे अहम जो खबर आती है वो ये होती है कि यासिर अराफात और इसराइल दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया। और उसके बाद होता है ओस्लो अकॉर्ड 1993। इस अकॉर्ड में दोनों ने पीस एग्रीमेंट साइन कर दिया। इस सारी सूरत हाल के बाद होता है सेकंड इंतिफादा। अब फ़लस्तीनी को यह महसूस होता है कि PLO ने चूंकि इसराइल को तस्लीम कर लिया है, लेकिन वो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। उसके बाद राइज होता है हमास का 2004 में, जिसके सदर बनते हैं महमूद अब्बास। हमास ने 2007 में गज़ा का कंट्रोल हासिल कर लिया, मगर इसराइल ने उसको इनसर्कल कर दिया, क्योंकि इसराइल का यह मानना था कि गज़ा में मिलिटेंट मौजूद हैं। आज भी हमास जो है वो गज़ा स्ट्रिप से हमले करता रहता है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान चपकलश चलती रहती है। 2014, 2021 और अब 2023 में भी दोनों के दरमियान कशमकश चल रही है। अभी जो हमले हो रहे हैं वो एक इब्राहिम अकॉर्ड जो अभी साइन हुआ है, उसमें यह देखा गया है कि सऊदी अरेबिया, UAE, मराकश वगैरह ने ऑलमोस्ट तकरीबन इसराइल को तस्लीम कर ही लिया है। इसका मतलब यह है कि हमास का जो एजेंडा था वो फैल चुका है। दोस्तों, ये थी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तारीख़ी एक चपकलश है उसकी हिस्ट्री। अभी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है और दोनों के दरमियान चपकलश चल रही है। सिवाय ईरान और हिज़्बुल्लाह के कोई भी फ़लस्तीन की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। देखना है कि हालात किस तरफ जाएंगे।
دوستوں کیسی لگی یہ آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔